दोस्तों, क्या आपने कभी सिग्नल पर खड़े किसी भिखारी को देखा है? वो मासूम सी सूरत, फटे पुराने कपड़े और आंखों में भूख का एक समुंदर लिए बैठा और खड़ा होता है। एक लम्हे के लिए आपका दिल जो है वो छल्ली हो जाता है। आपका हाथ जेब की तरफ जाता है और जेब में से 10 रुपये का नोट निकाल कर आप उसके हाथ में रख देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो 10 रुपये वाकई ही उसकी इमदाद के लिए था, उसकी मदद के लिए था, उसकी भूख को ख़त्म करने के लिए था, या फिर वो किसी ऐसे भयानक माफिया का हिस्सा है जो आपके जज्बातों को कैश कर रहा है? ये एक ऐसा माफिया है जो रोज़ाना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, और वो भी आपके जज्बातों से, आपकी इंसानियत से। ये सवाल हर उस शख्स के जहन में गूंज रहा है या गूंजेगा जो अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द इस तरह के मसाइल को बढ़ते हुए देख रहा है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो आपको झंझोड़ के रख देगा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जो आपको हैरत में डाल देगा। क्या आप कभी अनजाने में इस जुर्म का हिस्सा तो नहीं बन गए? ये कहानी है भिखारी माफिया की, एक ऐसा मुनज़्ज़म जुर्म जो हमारे मुआशरे को खोखला कर रहा है, हमारी बुनियादों को खोखला कर रहा है। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। Beggars are Pakistan's latest export to the world. 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. शहरी पेशावर भिखारियों को पैसे देते भी हैं लेकिन मुखालफत भी करते हैं। पंजाब में भिखारी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया, क्योंकि इनकी वजह से ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं ये पिसर हैं। भाई मैं तो नहीं देता, और मैंने अपनी फैमिली को भी मना किया हुआ है कि इनको बिल्कुल एक पैसा तक नहीं देना। जो ये सिग्नल्स वगैरह पे होते हैं ये तो पूरा माफिया है, पूरा गैंग है। ते पैदल ही उतो ये सिर्फ सड़कों पर फैला हुआ हाथ नहीं है, बल्कि ये पूरा एक निज़ाम है जिसमें टारगेट होती हैं औरतें, बच्चे और बूढ़े। उनकी जो मजबूरियां हैं वो उठाई जाती हैं, और इस तरह का जो मुनज़्ज़म गिरोह है, जो माफिया है, वो सरगना रहता है और वो इस तरह के मामलात को लेकर चलता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये माफिया कैसे काम करता है, इसके पीछे छुपे चेहरे कौन से हैं, और सबसे अहम बात, आप कैसे इन सब की चालों से बच सकते हैं। हम सब ने दोस्तों ये मंजर कभी ना कभी देखा ही होगा, या रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, मैले कुचैले उसके कपड़े हैं, आंखों में आंसू हैं, आग की गाड़ी के पास आती है और भीख मांगती है। उसकी आवाज़ में एक ऐसी हिचकिचाहट सी होती है कि जिससे आप लोगों का, हमारा दिल भर आता है। हम लोग सोचते हैं कि शायद ये बच्ची वाकई ही भूखी हो। हम क्या करते हैं कि उसको पैसे दे देते हैं ताकि ये अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस बच्ची को नशा दिया जाता है? उसके पीछे एक ऐसा गैंग लीडर शामिल है, एक ऐसा गैंग लीडर है जो इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर लेगा। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये हमारे मुआशरे की तलख हकीकत है जो मैं अदाद व शुमार के साथ आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में भीख मांगना कोई नया रुझान नहीं है। सदियों से लोग अपनी मजबूरी और अपनी गुर्बत की वजह से भीख मांगते आए हैं। चंद दहाइयों से ये एक मुनज़्ज़म पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सिर्फ एक इनफरादी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक सनत बन चुकी है जिसके पीछे ताकतवर माफियाज काम कर रहे हैं। ये माफियाज जो है इंसानियत का इस्तेहसाल कर रहे हैं, मासूम बच्चों को अगवा करके उनसे ये काम करवाते हैं। मुलजिम ने गुज़िश्ता साल 26 मार्च को साथी समेत फेडरल बी एरिया से 2 बच्चों को अगवा किया था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे और पैसे कमाने की वजह से करते हैं, और ये हमारे मुआशरे को अंदर से खोखला कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में आप कहीं पर भी जाएं, ये लोग आपको हर जगह नज़र आएंगे, चाहे वो फिर शहर के बड़े चौराहे हो, चाहे वो फुटपाथ हों, चाहे वो सिग्नल्स हों, और चाहे वो दरगाहें हों, और यहाँ तक कि हस्पताल और मसाजिद के बाहर भी ये लोग आपको नज़र आएंगे। इनका अंदाज़, इनकी कहानी, ये सब एक ऐसे स्क्रिप्टेड होती है जो डेली बेस पे इन्होंने बनानी होती है और बतानी होती है लोगों को, और अपनी मजबूरी जो है उसको शो करवाना होता है ताकि आप लोग जो हैं अपनी जेब ढीली करें। ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है जो आपके जज्बात को टारगेट करता है, और इसी तरह ये आपके इंसानियत का फ़ायदा भी उठाती है। आज हम इससे पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि इसके पीछे कौन लोग छुपे हैं। कुछ ऐसे हकाइक मैं आपके सामने लेकर आऊँगा
جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے، اور یہ سچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کر ہی رہے گا، ہم اس سے نظریں نہیں چھپا سکتے، کیونکہ جب تک ہم اس نظام کو سمجھ کر رد عمل نہیں دیں گے تب تک یہ مافیا جو ہے وہ اسی طرح مضبوط رہے گا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ کسی کی زندگی کو کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جب آپ کسی بھیکاری کو پیسے دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے، لیکن انجانے میں آپ ایک ایسے منظم گروہ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، فنڈ کر رہے ہوتے ہیں جو انسانیت کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ بھیک اب مجبوری نہیں رہی، بلکہ یہ ایک کاروبار بن چکا ہے، اور ایک ایسا کاروبار بن چکا ہے جس میں انسانی جانوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، لوگوں کی معصوم زندگیوں کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، معصومیت کو بیچا جاتا ہے۔ آئیے دوستو، ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور اس بھیانک حقیقت سے جو ہے پردہ اٹھائے گی جس سے ہم سب غافل ہیں۔ یہ کہانی ہے دوستو انصر کی، ایک چھوٹے سے بچے کی جسے ہیرا منڈی لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا سے بچایا گیا تھا۔ انصر نے بتایا کہ اسے بھیک مانگنے کے لیے نشہ دیا جاتا تھا، اس کے جسم پر سولوشن سے جلے ہوئے نشان تھے، اسے روزانہ کی کمائی کا 70 سے 80% حصہ جو تھا وہ ان بھیک مافیاز کو دینا پڑتا تھا، اور اگر ٹارگٹ پورا نہ ہو تو وہ اس کو مار پیٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ ذرا سوچئے، ایک معصوم بچہ جسے پڑھنا لکھنا چاہیے، جسے کھیلنا کودنا چاہیے، اسے نشہ دے کر بھیک منگوائی جا رہی ہے، اور اس کی کمائی پر عیاشی کوئی اور لوگ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کیا یہ ہماری انسانیت ہے؟ یہ صرف انصر کی کہانی نہیں ہے، ایسے ہزاروں بچے ہیں جو اس مافیا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں اغوا کیا جاتا ہے یا ان کے غریب والدین سے خرید لیا جاتا ہے، پھر انہیں بھیک مانگنے کی تربیت دی جاتی ہے، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ بچے صرف پیسے کمانے کی مشینیں ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے۔ ان کی معصومیت کو بیچا جاتا ہے، ان کے آنسوؤں کو کیش کیا جاتا ہے، اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اعداد و شمار کی۔ پاکستان میں بیکاریوں کی تعداد حیران کن ہے۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ بیکاری ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اگر ان کا حساب نہ کیا جائے تو شاید یہ تعداد دگنی ہو جائے۔ صرف کراچی میں ہی 1.5 لاکھ سے زیادہ بیکاری موجود ہیں، اور لاہور میں یہ تعداد تقریباً 80,000 کے قریب ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر میں 3 کروڑ 80 لاکھ بیکاری ہیں، جس میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش مجبور لوگ شامل ہیں۔ دوستو، یہ اعداد و شمار ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کو سامنے لاتے ہیں، اور یہ بیکاری لوگ جو ہیں یہ کس طرح سے مستحقین کا حق مار رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں محنت اور ایمانداری کی قدر کو کیسے کم کر رہے ہیں، اور ان کی آمدنی یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں، صرف کراچی شہر میں جو ہے روزانہ ایک بیکاری 2,000 سے 5,000 تک کماتا ہے۔ رمضان، محرم اور عیدین میں جو ہے یہ کمائی دگنی ہو جاتی ہے۔ داتا دربار، عبداللہ شاہ غازی کا مزار اور اسی طرح امام بڑی کا مزار جو ہے، یہاں پر سب سے زیادہ بھیک مانگی جاتی ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ کمائی ہوتی ہے۔ خاص مواقع جیسے کہ عاشوراء، عرس اور اسی طرح جمعرات یا جمعے کا دن ہو تو یہ کمائی دگنی سے تگنی ہو جاتی ہے، اور ایک دن کی کمائی جو ہے 10-10 ہزار روپے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بیکاری ایک دن کی اتنی کمائی کرتا ہے جتنا ایک محنت کش مزدور جو ہے پورے ماہ کی محنت کرنے کے بعد اتنے پیسے کماتا ہے۔ لیکن اصل پیسہ جو ہے وہ بیکاری کے پاس بھی نہیں رہتا، بلکہ 70 سے 80% حصہ جو ہے وہ کلیکٹر یا گینگ لیڈر جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ جو پیسہ بچتا ہے اس سے روٹی ملتی ہے یا کبھی کبھار نشہ، تاکہ وہ روزانہ صبح پھر اسی کام کے لیے جا سکیں۔ دوستو، یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ بیرونی ملک تک جو ہے محیط ہے ہمارے پاکستانی بیکاریوں کا۔ FIA نے ملتان سے سعودی عرب جانے والی ایک فلائٹ میں چھاپا مارا، جس میں 8 مسافر جو ہیں انہوں نے گرفتار کرے جو سعودی عرب میں جا کر بھیک مانگتے تھے۔ بیکاری پاکستان کی دنیا کو تازہ ترین برآمدات ہیں۔ 90% تمام بیکاری جو ہیں جو بیرون ملک گرفتار ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں۔ 2024 سے اب تک 5400 کے قریب جو بیکاریوں کو ملک بدر کیا گیا ہے ان کو گرفتار کر کے، کیونکہ وہ وہاں پہ ان کے ملکوں میں جو ہے
भीख मांग रहे होते हैं। और मुल्क पाकिस्तान में 4300 भिखारियों के जो नाम हैं वो ECL में डाल दिए हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इमेज को जो है ख़राब कर रहे हैं। अब जो गैर मुल्की ज़ायरीन हैं वो जैसे ही पाकिस्तान में एंटर करते हैं, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद या कराची जैसे शहर में एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो जब वो सड़कों पर निकलते तो वो देखते हैं कि हर तरफ जो है लोग भीख मांग रहे हैं, तो वो ये भी सोचते होंगे कि ये मुल्क आखिर कैसे चल रहा है। दोस्तों, इस बेरहम निज़ाम को जो है 3 तरह के लोग जो है डील करते हैं। 3 तरह के लोग जो हैं वो इस पूरे निज़ाम को चलाते हैं। इनमें सबसे पहले जो आता है रिक्रूटर्स। ये वो लोग हैं जो गांव देहातों से या किसी भी शहर के चौराहों से इस तरह के बच्चों को लाते हैं जो जिनसे भीख मंगवाई जाती है। ये बच्चों को अगवा भी करते हैं और बाज़ औक़ात उनके माँ बाप से बच्चों को ख़रीद कर भी लाते हैं। और बाज़ सिचुएशन पे, बाज़ जगह पे जो है ये लोग बच्चों को जो है किराए पर भी लेते हैं या मज़दूर लोगों को किरायों पर लेकर जो है इस हिस्से में शामिल करते हैं, जिससे ये इनसे भीख मंगवा कर पैसा कमा सकें। फिर इनके बाद आते हैं दोस्तों हैंडलर या ट्रेनर। ये वो लोग हैं जो इन बच्चों को, इन औरतों को सिखाते हैं कि आपने कैसे भीख मांगनी है। इनको ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा तौर पर कि आपने किस तरह से जो है स्क्रिप्ट इनको बता दी जाती है कि आपने कैसे बात करनी है, कैसे जो है भीख मांगनी है, कैसे अपनी आंखों को मासूम बनाना है और अपने चेहरे पर कैसे उदासी लेकर आनी है। और वो इसे सिखाते हैं ताकि ये भीख जो है वो मांग सके और हमारे जो है इस जो हम निज़ाम चला रहे हैं इसकी बुनियादी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों कलेक्टर्स। ये वो लोग हैं जो इस माफिया का सबसे बड़े ग्रोह के जो हैं मालिक होते हैं, क्योंकि ये हर शाम को आकर भिखारियों से सब पैसे ले जाते हैं। उनकी कमाई का 70 से 80% हिस्सा जो है ये कलेक्टर हजरात जो हैं वो ले जाते हैं। और अगर टारगेट पूरा ना हुआ तो ये फिर मारपीट भी करते हैं। मैंने आपको ऊपर अंसर की कहानी बताई है कि कैसे उसको टारगेट ना पूरा होने की वजह से एक मासूम से बच्चे को कितनी बेदर्दी से मारा गया था। ये एक ऐसा सच है जो हमारे दिल को वाकई ही झंझोड़ के रख देता है। ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बाशियत मुआशरा हमें इससे निमटने की ज़रूरत है। ये हमारा सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों ने इससे कैसे बचना है और कैसे निकलना है। हम सबको मिलकर इस माफिया के ख़िलाफ़ खड़े होना होगा ताकि हम इन सबको बेनकाब कर सकें, क्योंकि दोस्तों जब तक हम खामोश रहेंगे ये माफिया इसी तरह मजबूत होता रहेगा।